आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। पिछले कई साल से इंडियन गोदी मीडिया समेत कई प्रो इंडिया बांग्लादेशी न्यूज़ आउटलेट्स भी चाइनीज़ हथियारों के खिलाफ प्रोपोगंडा करते रहे कि ये लो क्वालिटी हैं, इनमें डिफेक्ट्स होते हैं, ये चलते नहीं हैं वगैरह वगैरह। और साथ ही ये भी कोशिशें इंडिया से होती रहीं कि बांग्लादेश चीनी हथियार छोड़ के इंडियन वेपन्स खरीदे। अब इस सालों पुराने प्रोपोगंडा ने असर दिखाया है और हुआ ये है रिसेंटली पहली बार कि बांग्लादेश इंडिया से कुछ टैंक्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने पे एग्री हुआ है। तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का जो रोल होता है ना आजकल वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक और बड़ा प्रोपेगेंडा लंबे अरसे से ये भी जारी है और इसका भी पैटर्न सेम है। जिस तरह डिफेंस इक्विपमेंट्स, चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट्स के बारे में प्रोपेगेंडा किया गया ना, वैसा ही पैटर्न यहाँ पर भी हो रहा है दूसरे प्रोपेगेंडा में। एंड इट्स रिगार्डिंग चाइनीज़ ट्रेड। ये जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करता है चाइना, उसके हवाले से भी बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मामले में चाइना बहुत आगे है बांग्लादेश के अंदर इंडिया से। बिल्कुल वैसे जैसे डिफेंस के शोबे में इंडिया कहीं नहीं ठहरता चीन के खिलाफ। इंडिया ने 1971 से लेकर बांग्लादेश के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी, चीन ने सिर्फ एक BRI प्रोजेक्ट के अंदर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर कर दी है। तो इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के हवाले से चीन के साथ बांग्लादेश के अंदर। अब ट्रेड जो है और इन्वेस्टमेंट, ये तो चाइना का स्ट्रांग होल्ड है बांग्लादेश के अंदर। नाउ इस चाइनीज स्ट्रांग होल्ड को भी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के जरिए इंडिया पिछले काफ़ी सालों से लेकर टारगेट कर रहा है। बेशुमार आर्टिकल्स, स्टोरीज लगाई गई हैं चाइनीज़ कंपनियों के हवाले से, गोदी मीडिया के अंदर भी और कुछ बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट्स में भी चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये टैक्स चोरी करते हैं और कई दीगर गैर कानूनी कामों में मुलविस हैं। अब इस सब का जो एक ऑब्वियस रीज़न है वो तो यही है कि चीन और चीनी कंपनियों की पब्लिक इमेज बांग्लादेश के अंदर ख़राब की जा सके। देखें, अगर एक कंपनी कुछ गलत करती है और आप अगर उसको ये दिखाएं कि गोया कि सारी की सारी चाइनीज़ कंपनियां ख़राब हैं, तो इमेज इससे फिर चाइना का यकीनन डाउन होता है। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रा उस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा जिसको ना तो प्रो इंडिया बांग्लादेशी न्यूज़ आउटलेट्स रिपोर्ट करते हैं, वो छेड़ते ही नहीं है इसको। इस पे लिखते हुए उनकी पेन की इंक ख़त्म हो जाती है, ना ही इंडियन मीडिया इस पर ज़्यादा लिख रहा होता है। बांग्लादेश को इस वक्त दो बहुत बड़े थ्रेट्स का सामना है इंडिया से। एक तो ये कि अरबों टका का लॉस हर रोज़ इंडिया बांग्लादेश को दे रहा होता है। आई रिपीट, अरबों टका का लॉस हर रोज़ बांग्लादेश को इंडिया की तरफ से हो रहा होता है। बांग्लादेश के अंदर स्मगलिंग का जो सामान है उसका सबसे बड़ा सोर्स इंडिया है। जितना इंडिया बांग्लादेश के दरमियान ऑफिशियल ट्रेड है, इससे भी ज़्यादा दोनों मुल्कों के दरमियान अनऑफिशियल ट्रेड है, जिससे हुकूमत बांग्लादेश को 1 रुपए का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कोई ड्यूटी उस पर नहीं लगती उन गुड्स पे, कोई उनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लग रहा होता और वो प्रोडक्ट्स बॉर्डर के पार से आके बांग्लादेश के मार्केट्स में आती हैं गैर कानूनी तौर पर और ख़रीदो फरोख्त हो जाती है। बांग्लादेश की हुकूमत को पता भी नहीं चलता और इंडियन BSF के ही लोग इस धंधे में मुलविस पाए गए हैं अलॉन्ग विथ सम लोकल पॉलिटिशियंस इन इंडिया। अच्छा, ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, खुद इंडिया का मीडिया जो है वो इस पर डिटेल्ड रिपोर्ट्स शाया कर चुका है और कई BSF के हाजिर और रिटायर्ड जो लोग हैं वो पकड़े जा चुके हैं। चाइनीज़ अगर कोई इक्का दुक्का कंपनी 2 करोड़ की बजाय 1 करोड़ की टैक्स देती होगी, ऐसा होगा, कुछ कंपनियां होंगी, लेकिन सरकार को तो पता है ना कि ये कंपनी है, इसकी ये एक्टिविटीज़ हैं, लाइसेंस सरकार ने दिया हुआ होगा ना। तो अगर कोई कंपनी टैक्स चोरी कर रही है, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ या लोकल बांग्लादेशी कंपनी या इवन इंडियन कंपनी, जो भी कंपनियाँ टैक्स चोरी करती हैं, तो इसको रोकने का मैकेनिज्म तो सरकार बना सकती है, उनके हाथ में चीज़ें हैं वो बना सकती हैं। यहाँ पर बड़ा मसला है असल में स्मगलिंग वाला। ऊपर ही ऊपर से बाहर से स्मगल होकर अगर एक प्रोडक्ट आ रही है और मार्केट के अंदर सेल हो जा रही है, उसको बांग्लादेशी सरकार कैसे रोक सकती है?
मतलब एक बार अगर मुल्क के अंदर घुस गई और बॉर्डर पर ना पकड़ी गई तो फिर अंदर उसको पकड़ना फिर उसके बाद मुश्किल होता है। और बॉर्डर पर भी देखें, ताली दो हाथ से बचती है ना, एक हाथ से नहीं बचती। अगर दूसरी तरफ से इंडियन बीएसएफ के लोग मुलविस हों इसमें, तो फिर बांग्लादेशी सरकार के लिए इसको रोकना काफ़ी मुश्किल है। पूरे के पूरे गैंग इंडिया ने खुद पकड़े हैं बीएसएफ के अंदर, जो कि स्मगलिंग की कार्रवाइयाँ ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी करते रहे। मैं हमेशा से ये क्लेरिफिकेशन देता रहा हूँ कि जब मैं बीएसएफ कहता हूँ तो बीएसएफ एज ए इंस्टीट्यूशन में नहीं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि एज ए इंस्टीट्यूशन उनकी पॉलिसी हो कि हमने स्मगलिंग करवानी है, ऐसा नहीं हो सकता। उनके जो लोग हैं लोकल वो मुलविस रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल्स जो हैं वो, और इंडिविजुअल्स बहुत सारे जब मिलके ग्रुप्स बनाते हैं वो भी हो सकता है। लेकिन एज अ इंस्टीट्यूशन ये जो इदारा है इनका, ये मुलविस नहीं है इस तरह की कार्रवाइयों में, इनके लोग मुलविस हैं। लेकिन नेवरदलेस अगर इनके लोग मुलविस हैं तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? इंडिया करेगा ना। अगर आप इनके ऊपर हाथ सख्त नहीं रखेंगे, आप इनको ढील देंगे, तो फिर ये तो चीज़ें होती रहेंगी। इट्स एन ओपन सीक्रेट कि बांग्लादेश के अंदर बड़ी तादाद में जो कैटल आता है इंडिया से वो स्मगलिंग के ज़रिए आता है। लेकिन सबसे जो ख़तरनाक बात है बांग्लादेश के लिए वो ये है, ये सबसे ख़तरनाक बात है, और जो बांग्लादेश के पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी बड़ी गौर करने वाली बात आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे ख़तरनाक बात बांग्लादेश के लिए यह है कि इंडियन नॉर्थ ईस्ट से ड्रग्स बड़ी तादाद में बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं स्मगल होके। कुछ अर्सा पहले द डिप्लोमेट में एक बड़ी परेशान कुन रिपोर्ट आई थी कि इंडिया द नॉर्थ ईस्ट इमर्जेज एज अ ड्रग ट्रैफिकिंग कॉरिडोर बिटवीन म्यांमार एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश इज अलार्म्ड ओवर द increasing flow of synthetic drugs from India the northeast sourced from laboratories in Myanmar। अब ये जो ड्रग्स स्मगलिंग की स्पीड है ना, एक तो नेटवर्क बना हुआ है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बात की, लेकिन अब ये जो ड्रग्स स्मगलिंग की स्पीड है ना, ये और भी तेज़ हो चुकी है और इसमें मज़ीद तेज़ी आने की रिस्क बड़ी मौजूद है। इसकी वजह यह है कि म्यांमार में सिविल वॉर चल रही है और उस सिविल वॉर में मुख्तलिफ गैंग्स को हथियार लेने के लिए और अपने ऑपरेशंस मिलिट्री जनता के ख़िलाफ़ कैरी ऑन करने के लिए पैसे चाहिए। मिलिट्री जनता तो टैक्स लेती है ना लोगों से, कॉरपोरेट से भी टैक्स लेती है, उनके पास तो पैसा टैक्स से आ जाता है। लेकिन इनके जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं डिफरेंट किस्म के, या इवन इनके अंदर जो वो लोग हैं जो कि सेपरेटिस्ट हैं, उनको अपने ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए हथियार चाहिए, पैसे चाहिए। अब ये लोग इंडिया म्यांमार या बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर चॉकलेट फैक्ट्रियां खोल के रिज़्क़ हलाल तो नहीं कमाएंगे ना। हथियार लेने के लिए उनको ड्रग्स जैसे धंधों का ही मुख्तलिफ जो गैंग्स हैं वो यही कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्विक कैश आ रहा होता है, जल्द जल्द कैश पे सारा काम हो रहा होता है, जिससे वो फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंस कर रहे होते हैं। जब अफ़गान वॉर हुई थी तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ड्रग्स आए थे। क्लाशनकोफ कल्चर और ड्रग्स कल्चर कहते हैं कि आ गए थे उसके बाद। वो इस वजह से आए थे क्योंकि वहाँ पर भी जो बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे जिनको पैसे चाहिए थे और पैसों के लिए उनको फिर ड्रग्स के कारोबार में वो इन्वॉल्व हो गए थे। इससे पहले पाकिस्तानियों को नहीं पता था कि चरस क्या होती है और अफीम क्या होता है। ये अफ़गान वार के बाद यहाँ पर चीज़ें आईं। बांग्लादेश इस वक्त तकरीबन सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। म्यांमार की सिविल वॉर की फाइनेंसिंग कुछ हद तक वहाँ के जो गैंग्स हैं बहुत सारे, वो ड्रग्स के पैसों से बांग्लादेश से करवाने की अटैम्प्ट कर रहे हैं और इसमें इंडियन सॉइल यूज़ हो रही है। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ये यूज़ हो रहा है। क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट्स में ये बातें रिपोर्ट हुई हैं और ये स्मगलिंग के बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जो कि इंडिया से बांग्लादेश की तरफ ऑपरेट हो रहा होता है। लिहाजा एक तो इंडिया से लीगल प्रोडक्ट्स गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश आते हैं, जिससे बांग्लादेश को अरबों टका का लॉस होता है। ना वो उस पर ड्यूटी लगा पाते हैं, ना वो सेल्स टैक्स उससे ले पाते हैं, इसलिए उनको रोज़ाना अरबों टका का एक तो ये लॉस होता है। दूसरा, ड्रग्स जैसे गैर कानूनी जो प्रोडक्ट्स हैं इनका इंडिया से बांग्लादेश आना ये हकीकी थ्रेट है बांग्लादेश के लिए। इस पे मीडिया को लिखना चाहिए। ये असल मुद्दा है, वो मुद्दा नहीं है कि भाई चाइना की टेक्सटाइल कंपनी है लेकिन महंगे सिगरेट मंगवा रही है कपड़ों की जगह पे। भाई लीगल रास्तों से अगर कोई चीज़ आ रही है, पोर्ट पे कंटेनर लोड हो रहा है, उधर एक्साइज वाले हैं, सारा कुछ है, उसको रोका जा सकता है बड़ा आसानी के साथ। वहाँ से इलीगल चीज़ का होने का चांस कम होता है। जो सबसे मुश्किल चीज़ है रोकना वो ये है।
इलीगल रास्तों से आने वाली चीजें हैं और ये बांग्लादेश इंडिया की हेल्प के बिना नहीं कर सकता। मेन जो मुद्दा है वो ये है, बांग्लादेश की इकोनॉमी को ये लॉस दे रहे हैं। ये वाला जो फैक्टर है ना स्मगलिंग वाला, इसको रोकना पड़ेगा। आप जिस चीज को टारगेट कर रहे हैं चाइनीज कंपनियों को, उसमें लाखों की तादाद में लोकल बांग्लादेशी काम कर रहे होते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं। उसको आप टारगेट मत करें, आप टारगेट करें इस चीज को जो असल प्रॉब्लम है बांग्लादेश का, उसको टारगेट करें, उस पर बात करें।